नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग टीटी की तैयारी करने में आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के पार्ट 3 की। और जैसा कि आपको पता है कि हर पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन का फर्स्ट डिवीज़न करते हैं और आज 30 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं उसमें भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विषयों से और कुछ जो मिसलेनियस सब्जेक्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो लगभग एग्जाम में आ चुके हैं। वो 30 क्वेश्चन का रिवीजन हम करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी ग्रह के बारे में क्या सत्य नहीं है? ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये पूर्णतः गोल है, इसके बीच में उभार होता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो अगर ऑप्शंस पे विचार किया जाए तो ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है क्योंकि ये गोल नहीं है, ठीक है। और ये गोल नहीं है तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाता है। और बीच में उभार है क्योंकि जो अपना विषुवत रेखा है वहाँ पर इसका व्यास की जो माप है वो ज़्यादा होती है, तो ये भी राइट आंसर है। और नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष पे जाने पर जो दोस्तों पानी की वजह से जो समुद्र उनकी वजह से धरती नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया? बी। बी ऑप्शन सही है कि यह पृथ्वी के बारे में सत्य नहीं है, ये पूर्णतः गोल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। ये कर्मचारी की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है, प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है, ये कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादन शामिल है। यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे अधिक रूपों में से एक है। इसमें सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। अब इस 4 में से देखा जाए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप होते क्या हैं। अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो क्रियाकलाप होते हैं 3 जो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है प्राथमिक, एक द्वितीय और एक तृतीयक होती है। तो प्राथमिक में वो होती है जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं वो सीधे इंसान के हाथ में जब आते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे कि हमारा कृषि, हमारी खेती, जो खेती हम करते हैं, जो किसानों को उत्पादन प्राप्त होता है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो वो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि किसानों से उनकी जो उत्पादन है उनको ले करके उनकी फसलों को खरीद करके उनसे चिप्स चिप्स बना के पैकेट बेचना, ठीक है। जो ऐसे जो उनसे जो जो ऐसे प्रोडक्ट जो प्राथमिक सेक्टर के उत्पादन के ऊपर निर्भर होते हैं उनको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। और जो तृतीयक क्षेत्रक होता है वो होता है सेवा क्षेत्र, जैसे डॉक्टर, वकील, ये सब आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तो यहाँ के जो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादन शामिल है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? बी जो है वो राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आप बी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का उदाहरण है? अब इसमें जो एक बच्चा पैदा होता है तो सामाजिकरण जब होता है तो उसका जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो कौन सा है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, क्या ये है? प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। तो इसमें देखिए बी आपका ऑप्शन इसमें भी सही है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क, जब भी पहली बार समाज से जो संपर्क होता है वो होता है प्राथमिक सामाजिकरण, ये उसका उदाहरण है। तो बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करता है? ये कुछ 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और यहाँ बात करता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों के द्वारा समान रूप में बांटना। सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। ये आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए जाते हैं, जबकि जो इसमें राइट ऑप्शन आपका है ये है आपका ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन ये कह रहा है कि जो अर्थव्यवस्था से लाभ प्राप्त हुआ है वो सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों के द्वारा समान रूप से बांटना।
अब देखिए जो अर्थव्यवस्था को लाभ कैसे होगा, जो सार्वजनिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों बराबर काम करें और अर्थव्यवस्था को एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाएं जहां से वो एक दुनिया में विश्व में अपना अपने देश का जो अंश है वो बढ़ा सकें, अपना परसेंटेज बढ़ा सकें। तो इसमें क्या होगा कि दोनों जो लोगों की बराबर भागीदारी होगी, तो इसको हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका हो गया राइट ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 1940 में विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शंस है नाडियाड गुजरात से, गंटूर आंध्र प्रदेश से, पवनार महाराष्ट्र से, पुन्नापरा वायलार केरल से। तो ये जो 4 ऑप्शन हैं इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाता है सी, क्योंकि ये पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया विनोबा भावे के वैयक्तिक सत्याग्रह। ठीक है, 1940 में ये हुआ था, विनोबा भावे के द्वारा कराया गया था। तो ये क्वेश्चन करीब 3 तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अ डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ डोज ऑफ लाफ्टर जो पुस्तक है उसके लेखक के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुराग माथुर, अमिताभ घोष, खुशवंत सिंह, आर के लक्ष्मण। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाता है आर के लक्ष्मण, डी अ डोज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के राइटर। तो इसमें डिस्कशन करने के लिए कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो गंधर्व शैली की मूर्तिकला है जो बुद्ध की बनी हुई है और सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से जो धर्म उपदेश देने की जो प्रवचन की मुद्रा बनाई गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है धम्म चक्र। इसलिए से क्या बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। तो जो प्रवचन की मुद्रा है उसे धम्म चक्र का नाम दिया गया है। ये सारनाथ में बनी हुई है धर्म उपदेश देते हुए और ये गांधार शैली की मूर्ति कला का एक अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आय योजना का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन। अब इसमें 4 ऑप्शन में से जो भारत की आर्थिक आय योजना का उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें नहीं है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज़ें उसकी होती वो औद्योगिक वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन, ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं आर्थिक नियोजन के, आर्थिक आय योजना के। तो आपका राइट आंसर कौन सा इसमें हो गया? ए। ये राइट आंसर हो गया आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने के अर्थ में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति, अध्यक्ष की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो स्वयं लोकसभा का 5 वर्ष के समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? दोस्तों खट्टे स्वाद जो जबान पे होता है, जिह्वा पे होता है, तो उसमें अगले पार्श्व और पिछले मध्य 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। दोस्तों आप जो ऑप्शन यहाँ पे राइट है वो बी है। पार्श्व जो होता है पीछे का जो पार्ट होता है ना, वो होता है। तो खट्टे स्वाद में आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। जो जबान का जो भाग होता है पिछला भाग, जो पिछले भाग की कोशिकाएं होती है वही खट्टे स्वाद को पहचान जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए आपके। साबुनीकरण, जल अपघटन, द्रवण, बहुलकीकरण। तो ये होता है साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे बोलते हैं साबुनीकरण और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो यहाँ पे औसत ऊंचाई की बात हो रही है। ये 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर की है कि 5 किलोमीटर की है? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है 5 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाती है तिब्बत के समुद्र तल से, तिब्बत का जो पठार है समुद्र तल से। क्वेश्चन नंबर 13 है स्थिर गति से स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक व्यक्ति गेंद को हवा में सीधा ऊपर उछालता है। कार में बैठा हुआ है, जो खुली कार होती है उसकी जो गति है चलने की वो स्थायी है, स्थिर है। अगर 40 की स्पीड में चल रही तो वो स्पीड उसकी निश्चित है, उसी स्पीड में वो चल रही है और उससे वो गेंद ऊपर उछालता है। तो वो गेंद कहाँ गिरेगी? उसके पीछे, क्योंकि स्पीड से चल रहा है।
उसके हाथ में या उसके बगल में या उसके सामने। देखिए यहाँ पे न्यूटन का जड़त्व का नियम लागू होता है कि जो चीज़ जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई वाह, प्रेशर, स्पीड यानी कुछ ना पड़े। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर राइट है वो हो जाता है बी, उसके हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि जब वो कार से चल रहा होगा तो कार जितना आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से बॉल उतना ही गति से चल के उसके आगे गिरेगी हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत में संसद की वित्तीय समितियाँ कौन सी हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये सभी समितियां जो है संसद की समितियां हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो संसद की वित्तीय समितियां, लोक लेखा, प्राक्कलन सारी समितियां हैं। ठीक है, अलग अलग इनका उद्देश्य है जिनकी वजह से इनकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन किस महासागर में स्थित है? डेट लाइन का मतलब होता है तिथि रेखा। आपने तिथि रेखा के जानते हैं, तो तिथि रेखा बोलिए या डेट रेखा बोलिए, डेट लाइन बोलिए, बराबर है। ये अटलांटिक महासागर में है कि प्रशांत महासागर या आर्कटिक या हिंद महासागर? तो 4 ऑप्शंस में से जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो है प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन आपका सही है, और ये बेरिंग जलसंधि के पास से होके निकलती है। तो बेरिंग जलसंधि का भी नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी है? ट्विन सिटी का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों जुड़वा शहर होता है। तो जुड़वा जो शहर हैं उसमें से इसका कौन सा उदाहरण एक नहीं है? हैदराबाद सिकंदराबाद, कोलकाता हावड़ा, लखनऊ चंडीगढ़, दिल्ली नई दिल्ली। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, लखनऊ चंडीगढ़। ये जुड़वा शहर नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो जुड़वा शहर हैं इस क्वेश्चन में। तो आपका जो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कब पहुँचती है? तो इस 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। उसकी सभी पत्तियों का नाश अगर कर दिया जाए, उसकी अधिक शाखाओं का नाश कर दिया जाए, उसकी छाल का नाश कर दिया जाए, उसकी आधी पत्तियों का नाश कर दिया जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से जब आप सारी पत्तियां खत्म कर देंगे तो वो अपना भोजन बनाने में नाकामयाब होगा, भोजन नहीं बना पाएगा। इसलिए वो उसकी सबसे बड़ी क्षति होती है, सबसे बड़ी हानि होती है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो उसको नुकसान पहुँचेगा वो पहुँचेगा जब उसकी सभी पत्तियों को नष्ट कर दिया जाए या नाश कर दिया जाए। हमारी आकाशगंगा के किनारे केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? अगर जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे है, उसका सूर्य चक्कर लगाता है तो वो कितने साल में लगाता है? 2.5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 25 करोड़ वर्ष में, 50 करोड़ वर्ष में? आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 25 करोड़ वर्ष उसको लगता है आकाशगंगा का एक चक्र लगाने में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर परिक्रमा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों से सबसे अधिक अल्पकालिक सिद्ध हुआ? मतलब जब हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटिश ने जितने यहाँ पे अपने एक्ट लगाए, उस एक्ट में सबसे ज़्यादा कम समय कौन सा चला था? उनका जो कानून था वो था हमारा ए ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये जो था ये सबसे कम चला था, बाकी सारे जो हैं वो बहुत ही समय लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किन नदियों के उद्भव केंद्र लगभग एक ही बिंदु पर हैं? ऐसे कौन सी 2 नदियां हैं जिनका जो उद्गम स्थल है, जहाँ से निकलती हैं पहाड़ों में से, उनका स्थल एक ही बिंदु पे लगभग है? आपके दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाते हैं ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा, गोदावरी एवं कृष्णा और सिंधु एवं गंगा। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु हिमालय पे जहाँ पे मानसरोवर झील है लगभग उसके 1 किलोमीटर के दायरे में ही दोनों का उद्गम स्थल है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो उधर से पश्चिम की तरफ जाती है, पूरब की तरफ जाती है, और सिंधु नदी पश्चिम की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। दोनों फिर मुड़ के भारत में आती हैं और ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है सिंधु नदी। ठीक है, जिस पे अभी समझौता पे नोटिस भी दिया गया है। इनमें से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो मृदा होती है, अगर ये इसमें से कौन सी फसल लगाई जाए तो उसमें नाइट्रोजन जो है भरपूर हो जाएगी अपनी मृदा में। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आलू, मटर, सूरजमुखी, टमाटर।
तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाता है मटर। जो बी है मटर, क्योंकि मटर क्या है, लेगुमिनेसी परिवार का है और उसमें जो उसकी जड़ों में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काफ़ी चीज़ें होती हैं, जीवाणु होते हैं वहाँ पे। तो उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जो मटर है वो मृदा में ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? जो अपने नीति निर्देशक तत्व हैं उन पे कौन सा ऐसा है जिस पे गांधी जी का प्रभाव देखा जाता है? समान काम के लिए समान वेतन, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह व्यवस्था, गोवध निषेध। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, ये जो है आप राइट आंसर है सी। इस पर गांधी जी का जो है नैतिक दर्शन देखने को मिलता है, तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। और जो चश्मा जो है जिससे 3D फिल्में जो देखते हैं, कोई 3D चीज़ें को देखते हैं हम, तो उनके लिए जो चश्मा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? द्विफोकसीय लेंस लगा होता है, या उत्तल लेंस लगा होता है, या उत्तल है या पोलराइड है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। द्विफोकसीय लेंस का उपयोग होता है ऐसे चश्मों में जिनसे किसी भी चीज़ का 3D देखा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है रुपये की परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? जो उसकी चेंजेबल क्वालिटीज़ होती है उसका क्या अर्थ हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। रुपये के नोटों को सोने में बदल देना, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना, विपणन बलों द्वारा रुपये के मूल्यों को निश्चित करने देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है बी ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि देखिए जो रुपये की प्रतियोगिता का मतलब ये है, जैसे इंडिया भी अमेरिका से कोई सौदा लेता है, कोई सामान लेता है, तो वो कितने रुपए देगा $1 के ऊपर। तो वो जो है कि अगर हमारा 50 रुपया जा रहा है तो ये हमारे रुपये की क्या परिवर्तनीयता है, मतलब वो दूसरे देश से कितना जो है वो हमारी जो मुद्रा है वो सपोर्ट करती है। तो बी ऑप्शन सही है, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में उच्च जन्म दर का क्या कारण है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं। सामाजिक अंधविश्वास, शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा, उपरोक्त सभी। उच्च जन्म दर का कारण जो है भारत में वो है उपरोक्त सभी हैं। कुछ सामाजिक अंधविश्वास भी है और कुछ शिक्षा की कमी भी है और कुछ परिवार जो बड़े एक साथ में रहते हैं, वो सारे कारण बनते हैं जो उच्च जन्म दर जो होती है उसका। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 26 है शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है? तो आपके ऑप्शंस है मल्च बनाना, वेदिकाकरण, रक्षक मेखला और गली प्लानिंग। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो शुष्क क्षेत्रों में मृदा की सुरक्षा करती है कि मृदा उससे उड़ती नहीं है या मृदा वहाँ से बहती नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जो राइट ऑप्शन आपका है वो है सी, क्योंकि देखिए रक्षक मेखला का ये मतलब होता है कि जो फसलें होती, फसल के आसपास पेड़ या झाड़ियों की लाइन लगा देते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रक्षक मेखला। रक्षक मेखला पेड़ों और झाड़ियों का एक अवरोध है जो हवा और तूफान से सुरक्षा प्रदान करता है, कटाव को कम करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद कुछ मानदंडों के आधार पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। तो निम्नलिखित मानदंडों में से एक नहीं है, मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के साथ में उन्होंने मताधिकार, जो वोटिंग का अधिकार है, उसके लिए कुछ मानदंडों का उपयोग किया था। तो उन मानदंडों में से नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो मानदंड में से कौन मानदंड नहीं है जिसके आधार पर वयस्क मताधिकार दिया गया? तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं धर्म, शिक्षा, संपत्ति, लिंग। देखिए धर्म के आधार कोई धर्म का हो चुनाव दे सकता है, शिक्षा वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, बहुत पढ़ा लिखा हो तब भी वही चीज़ रहेगी। संपत्ति है, उसके पास निर्धन हो या बहुत अमीर हो तब भी वो वोट दे सकता है। तो संपत्ति काउंटिंग नहीं थी वहाँ पे, संपत्ति का कोई मतलब नहीं था। लिंग है, ये कुछ मानदंड थे जिनको बोला गया था कि हाँ चलो ये चीज़ है। संपत्ति को मानदंड नहीं माना गया था, बाकी चीज़ें मानी गई थी।
तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सी हो जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की एक झलक मिलती है। ऐसे इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें संविधान निर्माताओं की जो मन तथा आदर्श थे उनकी झलक नहीं मिलती है? जो उनके मन में चीज़ चल रही थी, वो जो चाहते थे कि मेरा देश आगे चल के कैसा हो, कुछ आदर्श होते हैं उनके, तो वो चीज़ें किस में मिलती हैं? तो वो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ए ऑप्शन सही है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। वो अपना देश कैसा चाहते थे उसकी आप प्रस्तावना से झलक उसकी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, धर्मसूत्र से उल्लिखित अधम से क्या अर्थ होता है? अगर हम धर्मसूत्र की बात करते हैं, धर्मसूत्र पढ़ते हैं, तो उसमें अगर एक अधम लिखा हुआ है तो अधम का मतलब वहाँ पे क्या हुआ? सूदखोर हुआ, व्यापारी हुआ, शूद्र हुआ, चंडाल हुआ। ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ए। अधम का मतलब हुआ सूदखोर, मतलब जो किसी के बुरे वक्त का फ़ायदा उठा करके अपना व्यापार करता हो, अपना बिजनेस करता हो, उसे अधम बोला गया है धर्मसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। कौन है उपराष्ट्रपति? ये ध्यान देना है आपको। मंत्र परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा द्वारा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा द्वारा। अब इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाता है बी, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा द्वारा, क्योंकि ये राज्यसभा का उपसभापति होता है और जिसकी वजह से जो है इसके खिलाफ जो भी चीज़ें होंगी वो कहाँ होंगी? राज्यसभा में होंगी। तो लोकसभा सहमत देने वाली नहीं है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा द्वारा इसको हटा सकता है वहाँ से। तो यहाँ पे आपके 30 का जो क्वेश्चन है वो हो जाता है आंसर इसका बी। तो बी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो गया। ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके सामने अच्छे अच्छे पॉइंट लाके आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।